कल हम लोग बात कर रहे थे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात हो रही थी, है ना। फॉर्मेशन की बात करी थी और एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात कर रहे थे। फॉर्मेशन और कंबशन में बेसिक, आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? फॉर्मेशन और कंबशन की एंथैल्पी में बेसिक डिफरेंस ये था कि कंबशन की एंथैल्पी का मतलब है कि किसी भी कंपाउंड के 1 मोल को आप कंप्लीटली बर्न कीजिए इन एक्सेस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उससे रिएक्शन कराना है। 1 मोल की बर्निंग में जितना भी एंथैल्पी चेंज होगा, हीट निकलेगी, उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। किसी भी चीज़ को अगर बर्न कराते हैं तो हीट हमेशा इवॉल्व होती है, इसलिए डेल्टा एच सी जो होता है वो निगेटिव आता है। ठीक। अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे थे हम लोग, तो किसी भी कंपाउंड के 1 मोल को हमें प्रिपेयर करना था उसकी एलिमेंटल स्टेट से, या हम कह सकते हैं उसकी रेफरेंस स्टेट से हम लोगों को 1 मोल प्रिपेयर करना था उसको, तो उसको हम लोग बोलते थे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन या कोई भी एंथैल्पी है, ये अगर देखी जाए तो बेसिकली इसके साथ हम लोग डेल्टा एच के साथ एक टर्म यूज करते हैं, डेल्टा एच के साथ एक साइन यूज करते हैं, नॉट लगा देते हैं। इस नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाली गई है ये। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी लेते हैं, कल भी हमने बात की थी। अगर प्रेशर की बात करो तो 1 बार प्रेशर ले लोगे। कंसंट्रेशन अगर है किसी की तो वो 1 m हो जाएगी, 1 मोलर। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर वैसे तो इंडिपेंडेंट रहता है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या जिसको 298 केल्विन हम कहते हैं, ये ले सकते हैं। इस टेम्परेचर पे बात हो रही हो तो हम उसको स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब हम लोगों ने बात करी थी एंथैल्पी ऑफ कंबशन की, और कंबशन में 1 मोल को हमने बर्न किया था। अब इस पे कैसे कैसे मीनिंग तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अगर हमें किसी के कंबशन की एंथैल्पी को कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और बॉन्ड फॉर्मेशन की एंथैल्पी को हम लोग उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज हमारे पास क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन है हमारे पास, हीट ऑफ कंबशन ऑफ सुक्रोज, हीट ऑफ कंबशन ऑफ सुक्रोज, फॉर्मूला है C12H22O11 एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम दे दिया, इज -1348 किलो कैलोरी पर मोल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। इसको थोड़ा बाद में करते हैं, पहले एक एलिमेंट्री क्वेश्चन करते हैं। ये हाई फाई क्वेश्चन है, पहले हम एलिमेंट्री तो करें, तब तो आगे बात होगी। कंबशन एंड फॉर्मेशन का क्वेश्चन निकालो। दैट आ गया। देखो क्वेश्चन है, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको शॉर्ट में लिख दे रही हूँ मैं, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गिवन दैट, क्या दिया हुआ है देखिए, मीथेन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है और दिया हुआ है मीथेन, ग्रेफाइट और हाइड्रोजन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन।
कंबशन की एंथैल्पी दी हुई है, ठीक है, और निकालना है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन निकालना है हमको। तो अब इसमें हम डेटा नहीं ले रहे हैं ना, डेटा नहीं लेते हैं, इसका एक्स मान लो। डेटा में कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है, आपको प्रोसेस करना सिखा देती हूँ तो आप कैलकुलेशन तो सीख ही लोगे। ये मान लो वैल्यू दी हुई है एक्स, ये दिया हुआ है वाई, ये दिया हुआ है जेड। अब देखो, सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है उसका इक्वेशन लिखे हम लोग। तो हमें निकालना है डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो आपको पता है फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 1 मोल मीथेन बनाना है हमको, फॉर्म करना है। तो कार्बन ग्रेफाइट से बनेगा ये, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में लोगे, 2H2 लोगे। यहां तक बात क्लियर है। इस इक्वेशन के लिए हमको डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ये निकालना है। इस इक्वेशन का डेल्टा एच निकाल लें तो वही डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन होगा। अब हमें दिया क्या हुआ है, कंबशन का दिया हुआ है, मीथेन का भी कंबशन दिया है, ग्रेफाइट का भी और हाइड्रोजन का भी। तो पहले इक्वेशन लिखें। मीथेन का अगर कंबशन रिएक्शन लिख रहे हैं हम लोग, अच्छा, मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन कभी भी बर्न होता है तो वाटर और CO2 देता है। तो मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो CO2 बनाएगा और वाटर देगा। रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी है, बैलेंस कर लेते हैं। CH2, तो ये ऐसे कर सकते हैं, हो गई बैलेंस। ये कंबशन का रिएक्शन हो गया, ये वाला आपने। इसके लिए डेल्टा एच मान लो एक्स दिया हुआ, कोई वैल्यू दी हुई है, हमने एक्स मान ली। अब कार्बन ग्रेफाइट का कंबशन मानना है, तो कार्बन को जलाते हैं तो आपको पता है CO2 बनती है, कल बताया था मैंने। इसके लिए भी डेल्टा एच दिया हुआ है कंबशन, ये वाई दिया है मान लो वैल्यू। और तीसरी किसके लिए दी हुई है, हाइड्रोजन गैस के लिए भी दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन गैस के लिए अगर कंबशन देखो तो हाइड्रोजन गैस के कंबशन से H2O बनता है। तो यहाँ पे ले लो हाफ O2, H2O बना देते हैं, ठीक है। जिसका कंबशन लेना है उसका 1 मोल लेना पड़ेगा। इसका 1 मोल ले लिया, इसका भी 1 मोल ले लिया। यहाँ पे मान लो डेल्टा एच कंबशन दिया हुआ है Z। इतनी बात क्लियर है। अब इन तीनों रिएक्शन के लिए आपके डेल्टा एच गिवन है, इन तीनों इक्वेशंस के लिए। अब आपको निकालना किसके लिए, जिसके लिए निकालना है वही बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग इन तीनों इक्वेशन को यूज करके। तो देखो, ग्रेफाइट को लेफ्ट में लाना है, हाइड्रोजन 2H2 को राइट लेफ्ट में लाना है, और CH4 के 1 मॉलिक्यूल को राइट में लाना है। तो देखो यहाँ CH4 कहाँ पे है, लेफ्ट में है ना। जो चीज लेफ्ट में है अगर उसको हमें चाहिए राइट में, वो हमारे टारगेट रिएक्शन में राइट में है, तो ध्यान रखेंगे कि उस इक्वेशन को हमको माइनस करना पड़ सकता है, चांसेस हैं पूरे। जब माइनस करोगे तो रिवर्स हो जाएगा पूरा रिएक्शन, या पूरी रिएक्शन में माइनस साइन लगा दो, ठीक है। अब कार्बन को देख लो, कार्बन को अगर देखो तो कार्बन तुम्हें लेफ्ट में चाहिए, और हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें लेफ्ट में ही है। हाइड्रोजन को देख लो, चाहिए तो लेफ्ट में ही हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन 2 चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन में। तो सबसे पहला काम किया हमने, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2H2 बन गया। ये 2 से करोगे तो O2 बन जाएगा, ये 2H2O बन जाएगा, और ये डेल्टा HC बन जाएगा। ये लिक्विड बनेगा, वाटर लिक्विड बनता है। ये देखो यहाँ पे डेल्टा HC, अब इसमें भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। जो डेल्टा एच की वैल्यू दी है उसमें भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का कर दिया भाई, ठीक है। अब ये हमारी इस इक्वेशन को भूल जाओ, अब इसको याद रखो, ये चौथी को याद रखते हैं। अब क्या करें, अब इस CH4 राइट में चाहिए जबकि यहाँ लेफ्ट में है, तो इसको माइनस करेंगे। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, देखो 4 + 2 इक्वेशन -1 इक्वेशन, ये करके देखते हैं।
अगर ये करने से हमें ये इक्वेशन मिल जाती है, ये मिल जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, यही चीज़ हम इसकी एंथैल्पी में भी कर देंगे। तो 4 + 2 + -1 करते हैं। 4 में देखो क्या क्या है, ऊपर की तरफ कर रही हूँ मैं, रेड कलर से देखना ध्यान से। 4 में क्या क्या है लेफ्ट में, 2H2 + O2, छोटा छोटा लिख दूँ। 4 में लेफ्ट में ये था, प्लस सेकंड करना है तो सेकंड का लेफ्ट ले लो। सेकंड का लेफ्ट हो गया आपका C ग्रेफाइट + O2। -1 करना है तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें माइनस लगाना पड़ेगा हमको, -CH4 -2O2 ऐसे करना पड़ेगा। लेफ्ट का सारा हिसाब किताब हो गया। अब राइट का करते हैं। पहले फोर्थ इक्वेशन का राइट 2H2, फिर सेकेंड इक्वेशन का राइट CO2, फिर उसके बाद किस इक्वेशन का लेना है हमें, फर्स्ट का लेना है, लेकिन माइनस में लेना है, तो -CO2 और -2H2। देख पा रहे हैं सब लोग। अब इसको देखते हैं कि इसको सबको काटने पीटने से हमें पहली इक्वेशन मिलती है कि नहीं। देखो O2 2O2 प्लस में है, यहाँ पे 2O2 माइनस में, कट जाएगा, एक ही साइड है। ठीक है, जैसे यहाँ +5 और -10 हो तो कट जाता है ना, वैसे ये भी कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2H2 और कार्बन ग्रेफाइट लेफ्ट में बचा हुआ है और -CH4 बचा हुआ है। यहाँ पे देखो ये सारे कट गए, 2H2O प्लस में है, माइनस में, CO2 प्लस में है, CO2 माइनस में, सब कट गए। अब ये -CH4 है, अगर राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो CH4 प्लस में आ जाएगा। अब बच क्या रहा है हमारे पास, C ग्रेफाइट + 2H2 और CH4 को राइट में ले जाओ। तो यही इक्वेशन मिल गई हमको, पहली वाली जो चाहिए थी। सब लोग देख पा रहे हैं। तो अब इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसके लिए निकालना है, तो जो आपने इसमें किया इक्वेशन के साथ वही आप इसके साथ कर दो। क्या किया हमने, 4 + 2 -1, तो 4 की एंथैल्पी 2Z, फिर उसके बाद सेकंड की एंथैल्पी Y, फिर उसके बाद माइनस किया है फर्स्ट को तो फर्स्ट की एंथैल्पी X। ये आ जाएगी वैल्यू, आंसर ऐसे आ जाएगा। (2Z + X - Y), यही था, नहीं +Y - X, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। और ये XYZ आपका दे रखा था, क्या आपका मीथेन का दिया हुआ था, X दिया था 890.2, Y दिया हुआ था 394 और Z दिया हुआ था 285.7। तो वैल्यू रख के निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग, 890.2 कर लेंगे, माइनस में शायद वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये 4 प्लस नहीं, ये ज़्यादा आएगा शायद, प्लस में आए शायद, ये 3 है और ये कितना है, जो भी देख लेना। आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर आ रहा है -74.6। ठीक है, ये वैल्यू किलो जूल पर मोल में थी। सबको करना समझ में आया, क्या किया हमने, कैसे किया। कंबशन दिया था, फॉर्मेशन निकाल दिया। अब कहीं ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्मेशन दिया हो, कंबशन निकाल दो। ठीक है, दो इक्वेशन का फॉर्मेशन दिया हो, एक इक्वेशन का फॉर्मेशन दिया हो, दो का कंबशन दिया हो, तीसरे का कंबशन निकालना हो, तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, या एक और कर लेते हैं, फिर आते हैं इस पे।
कंबशन का एक और कर लें, इम्पॉर्टेंट है तो एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी तो इजी है। जैसे एक एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, सॉल्व क्यों करें, सॉल्व तो कर ही लोगे आप लोग, कुछ और करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, डेटा दिए ढेर सारे, और निकालना क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केसीएल, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केसीएल निकालना है आपको, यानी कि डेल्टा एच आपको केसीएल के लिए निकालना है। डेटा क्या क्या दिया है देखो, क्वेश्चन एक दिया हुआ है के ओ एच एक्वस प्लस एस सी एल एक्वस गिव्स के सी एल एक्वस, एक्वस का मतलब वाटर में सोल्यूशन बना है, प्लस H2O लिक्विड, इसके लिए डेल्टा एच दिया है इस इक्वेशन के लिए -57.3 किलो जूल पर मोल है, मैं लिख दे रही हूँ। फिर दिया हुआ H2 प्लस हाफ O2, ये सारे गैसियस हैं, H2O लिक्विड बन रहा है, डेल्टा एच दिया हुआ -286.2 किलो जूल पर मोल। फिर थर्ड इक्वेशन दिया है हाफ H2 प्लस हाफ Cl2, और ये गैसियस है, ये गैसियस है, और यहाँ पे बन रहा है HCl एक्वस, यहाँ पे दे रखा है डेल्टा एच -164.4 किलो जूल पर मोल। फिर एक और इक्वेशन दिया है के सॉलिड प्लस हाफ H2, बड़े इक्वेशन दे दिए, प्लस हाफ H2, ये सारे गैसियस हैं, ये बना रहा है KOH एक्वस, और यहाँ डेल्टा एच दिया है -487.4। एक और दिया, इतने इक्वेशन क्यों दिए इन्होंने। फिफ्थ है आपका KCl सॉलिड प्लस एक्वस, एक्वस का मतलब वाटर, KCl एक्वस, डेल्टा एच प्लस 18.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब देखो निकालना क्या है, निकालना है हमें KCl के फॉर्मेशन का इक्वेशन। KCl बेसिकली होता है सॉलिड, ठीक है, इसको बनाना है पोटेशियम और क्लोरीन से हम बनाएंगे। अगर फॉर्मेशन का हम इक्वेशन लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं K सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैसियस गिव्स KCl सॉलिड। ठीक है, ये है इसके फॉर्मेशन का इक्वेशन। अब इतनी सारी इक्वेशंस में हम देखते हैं कोई इक्वेशन ये है क्या, K सॉलिड के साथ हाफ O2 दिया हुआ है, यहाँ पे H2Cl2 दिए हुए हैं, यहाँ पे H2O2 दिए हैं, KOH दिया है, HCl दिया है, मतलब हमें जो चाहिए वो नहीं दिया हुआ है। K सॉलिड तो दिख रहा है, दूसरी चीज़ हमें चाहिए Cl2 भी दिख रहा है इक्वेशन में। किस किस इक्वेशन में दिख रहा है, एक ही इक्वेशन में दिखाई दे रहा है। तो इन सबको यूज़ करके हमें क्या बनाना है, हमें ये वाला इक्वेशन लाना है। ठीक है, अब हम लोग सोचते हैं ध्यान से कि लेफ्ट में चाहिए K और हाफ Cl2 और राइट में चाहिए KCl सॉलिड। देखो अब हमें ये पता लगता है कि हमारे पास कोई ऐसा इक्वेशन है क्या जिसमें KCl सॉलिड हो, कोई है, ये लास्ट वाला होगा आई थिंक, ये वाला देख रहे हो, लास्ट वाले में, फिफ्थ में। ठीक, तो इसका मतलब ये हमें चाहिए राइट में और ये दिया हुआ है लेफ्ट में, तो राइट में चाहिए हमारे टारगेट में, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे करके लिख लेते हैं, मतलब सोचते हैं पहले, फिफ्थ को माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं जिसमें K सॉलिड हो। K सॉलिड ये वाली में है,
डी वाली में, है ना। तो डी वाली में अगर के सॉलिड है, लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में ही है, तो इसको प्लस कर दें, प्लस करके लिख लेते हैं। फिर हाफ Cl2 गैसियस चाहिए, तो हाफ Cl2 गैसियस आपका इसमें है ना, तो यानी प्लस C कर लें। ठीक, इतनी बात समझ आती है। अब जब इस इक्वेशन को यूज करोगे, H2 और O2 भी तो साथ साथ में आएंगे, जो हमें नहीं चाहिए। ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये हमें नहीं चाहिए, ये लेफ्ट में है, हाफ H2 और हाफ O2 लेफ्ट में है। अगर कहीं से कोई इक्वेशन हमें ऐसी मिल जाए जिसमें से H2 और O2 राइट में हो, उसको ऐड कर दो तो ये कट जाएगा। इसका मतलब अगर ये बी वाली इक्वेशन को माइनस कर दिया जाए इस इक्वेशन में से, तो ये हाफ O2 तो कट जाएगा, पक्का से देख पा रहे हैं। ठीक है, और ये हाफ H2 भी कट जाएगा, यहाँ हाफ H2 भी तो है। ये तीन चीजें इसमें डी वाले में। तो ये देख के हमको ये समझ में आ रहा है कि हमने डी और सी को तो प्लस कर दिया, बी वाले को माइनस कर लो। तो जिसको माइनस करना है उसको माइनस साइन के साथ लिख दिया। अब कुछ और देखते हैं कि भाई हमारे पास जब हम इसको माइनस इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास कहीं ना कहीं से ये इस इक्वेशन को यूज करोगे तो राइट में KOH भी आ जाएगा। KOH एक्वस नहीं चाहिए हमको, KOH चाहिए ही नहीं। और इस इक्वेशन को जब यूज करोगे तो HCl आ जाएगा, देख पा रहे हो, राइट में आ जाएगा, क्योंकि हमने C और D को प्लस किया है। C को भी प्लस किया है, D को भी प्लस किया है, तो जिसको जिसको प्लस किया है उसकी पोजीशन वही रहेगी। अगर HCl एक्वस राइट में है तो वो राइट में ही आएगा, और KOH राइट में है तो राइट में ही आएगा। ये तो हमको चाहिए नहीं ये दोनों। अब क्या करें, अब पहली इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। ये है राइट में, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन की वजह से ये राइट में है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को पहली को अगर देखो तो ये लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में है तो इसको माइनस कर दें क्या पहली इक्वेशन को, या प्लस कर दें, प्लस कर देते हैं तो लेफ्ट राइट कट जाएगा, ए को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सब करने से शायद हमें अपनी इक्वेशन मिल जाएगी। तो अब पूरी इक्वेशन को मैं एक साथ लिखती हूँ, अब आप देखिएगा। एक बार ऐसा करती हूँ, थोड़ा छोटा छोटा लिख देती हूँ, ये एक पेज पे होगा तब आपको सही दिखेगा, नहीं तो ये दिखने वाला नहीं, मतलब समझ नहीं आने वाला क्या किया जा रहा है। कोशिश करती हूँ छोटू छोटू लिखने का। KOH HCl AQ AQ KCl AQ H2O लिक्विड, पहला है ये। दूसरा है H2 हाफ O2, ये गैसियस, ये गैसियस, ये H2O लिक्विड, ये दूसरा है। तीसरा है आपका हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 प्लस एक्वस HCl एक्वस बन गया, ये तीसरा है। चौथा है आपका K प्लस हाफ O2, K सॉलिड है, हाफ O2 गैसियस है, प्लस हाफ H2 गैसियस प्लस एक्वस गिव्स KOH एक्वस, ये चौथा है आपका। और लास्ट है KCl प्लस एक्वस, ये सॉलिड है, गिव्स KCl एक्वस। ये इक्वेशन थे अपने, ABCD नाम ले होते हैं। ये इक्वेशन हमने बनाया था लास्ट वाला, जो हमें चाहिए था। ये टारगेट इक्वेशन है अपने, ये हमें चाहिए। ठीक है, तो अब करते हैं, जो हमने करके देखा उसी को हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड में करेंगे। ये टारगेट इक्वेशन है, ये हमें अचीव करना है।
ये बनाना है इन सबको यूज़ करके। तो ध्यान से हमने क्या देखा, के सॉलिड लेफ्ट में है, इस इक्वेशन में के सॉलिड लेफ्ट में है, तो जो चीज़ जहाँ पे है वहाँ पे प्लस कर दो, अगर वहीं पे चाहिए आपको तो प्लस कर दो, तो डी वाले को प्लस कर दिया। फिर हाफ Cl2 गैसियस आपका यहाँ पे लेफ्ट में है, हमें चाहिए भी लेफ्ट में, तो सी को प्लस कर दो। फिर KCl सॉलिड राइट में चाहिए, यहाँ पे हमारे लेफ्ट में है, तो ई को माइनस कर दो, अपोजिट चाहिए तो माइनस करो। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इस सी के साथ Cl2 भी आया है लेफ्ट में, सी के साथ हाफ H2 भी लेफ्ट में आया है, और इस डी के साथ अगर हम देखें तो हाफ O2 भी आया है लेफ्ट में, जो हमें चाहिए नहीं। तो ये दोनों अगर लेफ्ट में आते हैं साथ साथ में, तो कोई इक्वेशन ऐसी मिल जाए जिससे ये राइट में आ जाए, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कट कर सकते हैं भाई। जो चीज़ लेफ्ट में अगर वही सेम चीज़ राइट में आ गई तो वो कट हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है बी वाली, इसको यूज़ करें हम लोग और इसको माइनस कर दें अगर, तो ये लेफ्ट लेफ्ट में आ रहे हैं हाफ H2 और हाफ O2, ये इस इक्वेशन में माइनस बी करने पे ये रिवर्स हो जाएगी, तो ये राइट में आ जाएंगे, कट जाएंगे अपने आप। अब KOH एक्वस फर्स्ट इक्वेशन में है, ये KCl सॉलिड हो गया, इसके साथ साथ यहाँ पे KCl एक्वस भी आ रहा है राइट में, जब हम ई वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो KCl सॉलिड तो राइट में आ जाएगा, लेकिन KCl एक्वस लेफ्ट में आ जाएगा। अब KCl एक्वस अगर आपका लेफ्ट में आता है और फर्स्ट इक्वेशन को देखो तो KCl एक्वस आपका राइट में आ रहा है, तो इस इक्वेशन को अगर प्लस कर दिया जाए तो सारा अपना मामला हल हो जाएगा। अब करके देखते हैं, जो हमने ऊपर ऑपरेशन लिखा हुआ है पूरा, उसी को हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो प्लस डी करना है, मतलब डी को एज इफ लिख दो, लेफ्ट साइड पहले लिखते हैं, के सॉलिड प्लस हाफ O2 गैसियस प्लस हाफ H2। इसमें लिखते वक्त ध्यान रखना है, बाकी तो प्लस माइनस ही है, लेकिन ध्यान से, कुछ लेफ्ट अगर राइट में चला गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ये आ गया आपका और एक्वस, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। अब प्लस सी करना है तो सी का लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, सी का लेफ्ट हैंड साइड है हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 प्लस एक्वस। अब सी के बाद माइनस ई करना है तो ई को रिवर्स करके लिख दो, मतलब लेफ्ट अब ये बन जाएगा और राइट ये बन जाएगा, तो KCl एक्वस ये बन जाएगा आपका, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। या अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप सीधे माइनस करके लिखो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इस इक्वेशन को माइनस करके लिखो। माइनस KCl सॉलिड ई था माइनस AQ, लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ किया अभी, उसी को कर लेते हैं, ये ई हो गया। अब बी को देखो, बी को भी माइनस में लिखना है, तो माइनस H2 और माइनस हाफ O2, ये हो गया। अब बी के बाद ए हो गया, ए को प्लस कर लो, ए को प्लस करना है तो KOH प्लस HCl, ये तो पूरा लेफ्ट बना। अब राइट क्या बनता है देखिए, राइट में फिर से वही डी को प्लस करो, तो डी को एज इफ लिख दो KOH एक्वस। फिर उसके बाद सी को प्लस करो तो सी को एज इफ लिख दो HCl एक्वस। फिर उसके बाद ई को माइनस करो तो माइनस KCl एक्वस लिख दो। फिर उसके बाद आपका बी को माइनस करो तो बी के राइट हैंड साइड में क्या है देखो, H2O लिक्विड है, इसको माइनस कर दिया। फिर उसके बाद ए को प्लस करो तो ए के सारी चीज़ों को लिख लो। अब ये देखो, ये दोनों यहीं पे कट जाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, सेम चीज़ें हैं, सब लोग देख पा रहे हैं।
राइट हैंड में दो चीजें अपने आप कट गई, एक KCl एक्वस प्लस में और एक माइनस में कट गया, एक H2O लिक्विड माइनस में, एक H2O लिक्विड प्लस में कट गया अपने आप। अब देखो यहाँ पे अगर देखो लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट में KOH एक्वस है और ये राइट में भी KOH एक्वस है। भाई लेफ्ट में अगर +2 है और राइट में +2 है तो कट सकता है एक दूसरे से, तो ये भी कट जाएगा। HCl एक्वस को देखो, HCl एक्वस यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कहीं है क्या HCl एक्वस? होना चाहिए कहीं पे। ये Cl कैसे लिखा हुआ है? KOH के साथ आया होगा लास्ट इक्वेशन में। लास्ट इक्वेशन ये थी KCl एक्वस प्लस H2O, लास्ट यही थी ना। इसका लेफ्ट हैंड साइड KOH प्लस HCl, हाँ ये HCl है। तो यहाँ पे भी देखो HCl एक्वस और HCl एक्वस ये कट गया। अब क्या रहता है, राइट हैंड साइड तो पूरी खत्म हो गई और लेफ्ट हैंड साइड में भी देखो यहाँ पे +12O2 -12O2 गैसियस, ये कट जाएंगे। यहाँ पे देखो हाफ H2 प्लस का और यहाँ पे H2 आपका है किसका, माइनस का। ये हाफ H2 आना चाहिए था, हाफ H2 क्यों नहीं आया? चलो देखते हैं। ये भी है देखो हाफ H2 प्लस का और ये हाफ H2 प्लस का, तो 1H2 हो गए टोटल और ये 1H2 है, ये भी उड़ गए। अब बचता क्या है हमारे पास? अगर ध्यान से हम देखें तो हमारे पास केवल K सॉलिड, हाफ Cl2 गैस और आपका रहता है -KCl सॉलिड, और कुछ नहीं रह रहा। देख पा रहे हैं? तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में रख लो, KCl सॉलिड को, K सॉलिड को, ये पार्ट, ये K सॉलिड लेफ्ट में रख लो। कहाँ क्या किससे क्या जा रहा है? एक्वस, हाँ एक्वस से एक्वस भी चला गया। K सॉलिड हाफ Cl2 बचा हुआ है और इधर ये KCl माइनस है। जो चीज़ माइनस में होती है उसको राइट हैंड में ले जाओगे तो प्लस में आ जाएगी। बाकी सब चीज़ें तो कटी गई, तो हमारा इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन मिल गया आपको। अब जो ऑपरेशन आपने इसमें किया हुआ है, इक्वेशन के साथ किया है, वही आप एंथैल्पी के साथ कर दीजिए तो आंसर आपका मिल जाएगा। तो एंथैल्पी देखो सबकी क्या दी हुई है, अलग अलग इक्वेशन की अलग अलग दी हुई है सबकी, सबकी वैल्यू अपने पास गिवन है। जैसे डी इक्वेशन की अगर बात करें तो ये दिया हुआ था -487.4। सी इक्वेशन की अगर बात करें तो -164.4। फिर ई इक्वेशन की अगर बात करें तो ई के लिए दिया था 18.4, प्लस में दिया हुआ है तो माइनस करेंगे तो -18. बी इक्वेशन के लिए अगर देखें तो -268 दिया हुआ है, तो माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा। और ए इक्वेशन के लिए वैल्यू दी हुई है -57.3। इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन आ जाएगा। ये वैल्यू अप्रॉक्स आएगी -441.3 किलो जूल पर मोल। क्लियर हो गई बात? मतलब 3 इक्वेशन, 4 इक्वेशन, 5 इक्वेशन, वैसे 1-2 का ही सवाल इतना बड़ा आता नहीं है, पर आपको करने आना चाहिए कि आपको टारगेट तक पहुंचना कैसे है। प्लस करके माइनस करके कैसे भी करके आपको वो इक्वेशन लानी है। कर लेंगे अब ऐसे सवाल? अब अपने टफ वाले पे आ जाएं, जो हमने क्वेश्चन नोट किया था उसको कर लेते हैं एक बार। कौन गया? ये रहा।
हीट ऑफ कंबशन ऑफ सुक्रोज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज दिस, और आपका कांस्टेंट प्रेशर पे इन्होंने पूछ रखा है, ठीक है। तो देखो कांस्टेंट प्रेशर पे जो निकालते हैं वो निकालते हैं एंथैल्पी हम लोग। तो इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपसे पूछा गया है, कांस्टेंट प्रेशर पे पूछ रहे हैं तो वो है एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपसे पूछ रहे हैं। और आपको जो दे रखा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रखा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो होता है वो डेल्टा यू होता है बेसिकली। तो डेल्टा यू दिया हुआ है कंबशन के लिए आपका -1348 किलो कैलोरी पर मोल। अब इक्वेशन आपको पता है डेल्टा एच और डेल्टा यू में जो रिलेशन था, एक रिलेशन हमने ये भी पढ़ा था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये आपका कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज होता था और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे चेंज होता था। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और डेल्टा एन जी आर टी हम लोग देख लेंगे सुक्रोज को जब कंबशन कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। इसका इक्वेशन लिखते हैं C12H22O11। इसको जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो CO2 बनेगा, जितने कार्बन हो उतने CO2 बना दो पहले, सबसे पहले इक्वेशन लिखने का तरीका यही है। 12 कार्बन है तो 12 CO2 लिख दो। अब हाइड्रोजन के हिसाब से आप लिख लो H2O, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 22H, तो यहाँ पे आ जाएगा 11H2O। हाँ, तो आपका 22 बच जाएगा। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं कितने कम पड़ रहे हैं वहाँ, वो इससे बैलेंस करेंगे हम लोग। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 11 है, यहाँ पे आपके देखो अगर राइट हैंड साइड में तो 11 प्लस ये हो गए 24, यहाँ पे 24 ऑक्सीजन और यहाँ पे 11 ऑक्सीजन। तो ये तो बैलेंस है 11 से 11, ये 24 है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 12O2। अब बैलेंस हो जाएगा ऑक्सीजन और ये। अब कंबशन का हमने लिख लिया रिएक्शन, कंबशन का जब रिएक्शन हमने लिख लिया तो अब हम डेल्टा यू हमें पता है, डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा एन जी आर टी अगर पता चल जाए तो निकाल लेंगे। डेल्टा एन जी निकालते कैसे हैं, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, और वाटर जो कंबशन में बनता है। अच्छा, इन्होंने इक्वेशन दे रखा है, ओके, इन्होंने इक्वेशन दे रखा है और बोल रहे हैं कि जो वाटर बन रहा है वो भी गैसियस बन रहा है। तो अगर वाटर को भी गैसियस इन्होंने लिया है तो अब डेल्टा एन जी कैसे निकालते थे हम, एन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एन ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स देखिए 12 प्लस 11, प्रोडक्ट यही है ना, और इसके कितने हो गए, ये तो सॉलिड है तो इसको तो लेंगे ही नहीं, 11 आ गया डेल्टा एन जी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब डेल्टा एच निकाल लेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा यू क्वेश्चन में गिवन है -13489.9, डेल्टा एन जी 11 हो गया। अब ये किलो कैलोरी पर मोल में दिया है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, ये जो वैल्यू दी है किलो कैलोरी पर मोल में है तो इसको कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग आर की वैल्यू कैलोरी वाली ले सकें। ये 1348.9 किलो कैलोरी है तो कैलोरी में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 11 और आर की वैल्यू 2 कैलोरी रख देंगे हम लोग। टेम्परेचर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 298 केल्विन आ गया। अब आंसर निकाल लेंगे। अब यहाँ से जो आंसर आएगा वो कैलोरी पर मोल में आएगा आंसर। अगर ऑप्शंस हमारे किलो कैलोरी में है तो उसको चेंज कर लें, ठीक है। आंसर आएगा 1342.344 किलो कैलोरी। यहाँ से आंसर आएगा कैलोरी, ठीक। सबको क्लियर हुआ?
तो ये था एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब हम लोग आगे बात करते हैं, बहुत सारी एंथैल्पीज होती हैं जिसकी हम लोग बात कर लेते हैं। अब चलो, हाँ, अरे जब हमें देखो, ये देखो, ये जो भी डेल्टा एच हम निकालते हैं ना, बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कांस्टेंट है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो। यहाँ पे हम सब रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो जो डेल्टा एच निकाला, एच जो टर्म आता है ना, वो होता है एनर्जी कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे एनर्जी चेंज दिया हुआ था, देख रहे हैं। हीट ऑफ कंबशन ऑफ सुक्रोज दिया था किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और कांस्टेंट प्रेशर पे पूछ लिया था। इसका मतलब इन्होंने कंबशन की जो एनर्जी है, जो हीट है, वो दिया है, प्रेशर पे पूछा है, तो प्रेशर पे जो होती है वो डेल्टा एच होती है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे बताया है, इसका मतलब वो डेल्टा यू है। तो अब डेल्टा एच और डेल्टा यू को रिलेट करना है तो इसी इक्वेशन से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। उन क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, इसमें कंबशन की ही बात करी, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर लगा दिया, ठीक, अलग लेवल का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे की। C+O2 गिव CO2। अब ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें सबको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है। एक इक्वेशन ऐसे दिया, दूसरा दिया CO2 + C गिव्स 2CO गैसियस। यहाँ पे लिखा हुआ है -39 किलो कैलोरी। आप बोल रहे हैं हीट ऑफ कंबशन ऑफ CO। CO का हीट ऑफ कंबशन आपको निकालना है, गिवन आपको ये है। निकाल लेंगे, जिसका निकालना है उसको पहले क्या करते हैं, उसकी इक्वेशन बनाते हैं, पहले यही तो करते हैं। तो कंबशन की इक्वेशन में जिसका कंबशन निकालना है उसका 1 मोल ले लो, CO का 1 मोल ले लें, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ CO को। अब CO जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो CO2 ही बनाता है, तो यहाँ पे ½ O2 लेना पड़ेगा हमें, देख पा रहे हैं, क्लियर हुई बात। इसका कंबशन निकालना है तो इसके कंबशन का इक्वेशन लिख लिया। कंबशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराना, ऑक्सीजन से रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, CO2 बनती है, CO2 बन गई। इसके लिए आपको डेल्टा एच निकालना है, वही होगा डेल्टा एच कंबशन ऑफ CO। अब ये हो गया टारगेट इक्वेशन, और ये हमारे दिए हुए हैं इक्वेशन गिवन है। अब बताओ कैसे करें। इन दोनों को यूज कर रहा है, किसको प्लस करें, किस इक्वेशन को किसको माइनस करें। हाँ, सेकेंड को हाफ करें। आप कह रहे हो कि सेकेंड इक्वेशन को क्या करो, हाफ से डिवाइड कर दो, कर दिया, और क्या करें। हाफ से कर देंगे तो ये CO2 हाफ हो जाएगा, है ना, और ये हाफ कार्बन हो जाएगा सॉलिड, और ये क्या हो जाएगा CO गैसियस, और ये भी हाफ हो जाएगा। और पहली में क्या करें, पहली में हाफ का मल्टीप्लाई कर दें, उससे क्या होगा, अच्छा,
आप कह रहे हो पहले को भी हाफ कर दें, हाफ का मल्टीप्लाई का मतलब हाफ करें ना, इसको हाफ किया, अब इसको भी हाफ कर लें, तो यहाँ हाफ सी बन जाएगा, यहाँ हाफ O2 बन जाएगा, यहाँ हाफ CO2 बन जाएगा। अब ये 97 का भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यूज करेंगे हम लोग। चलो क्वेश्चन करते हैं फिर से, बहुत ज़्यादा वैसा लिख दिया। देखो पहले तो क्या है कि पहले इन्होंने क्वेश्चन में कुछ ये नहीं लिखा है कि एंथैल्पी लिखा हुआ है, ये इन्होंने हीट लिखी हुई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन ऐसे लिखा है, फॉर गिवन हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन लिखा है, एंथैल्पी नहीं लिखा है। तो कभी भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको हीट लिखा हुआ है तो एंथैल्पी का साइन उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के लिए अगर आप इसको एंथैल्पी के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे इसको, जो डेल्टा एच आएगा वो क्या हो जाएगा, -97 किलो कैलोरी, क्योंकि ये डेल्टा एच नहीं दिया था, हीट दिया था। हमें क्या लेना है, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी हीट का अपोजिट हो जाता है। तो पहली इक्वेशन अपनी ये बन गई। अब इसमें हमने क्या किया था, इसको हाफ कर दिया था, तो हाफ करके देख लेते हैं। हाफ कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैसियस गिव्स हाफ CO2 गैसियस। इसको भी हाफ कर दें, डेल्टा एच को भी हाफ कर लो तो नया डेल्टा एच बन जाएगा -97 डिवाइडेड बाई 2। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड लिखी हुई है आपकी इक्वेशन, CO2 गैस प्लस C सॉलिड गिव्स 2CO गैस। इसमें हीट लिखा हुआ ऐसे -39 किलो कैलोरी ऐसे लिखा है। तो इसको अगर डेल्टा एच में लिखोगे तो यहाँ पे अब साइन चेंज होगा, तो डेल्टा एच लिखोगे तो प्लस बन जाएगा। अब इसको भी हाफ कर दो, तो हाफ CO2 गैस प्लस हाफ कार्बन सॉलिड गिव्स CO गैस, और डेल्टा एच हो गया, ये भी हाफ हो जाएगा 39/12। देख पा रहे हो, अब ये इक्वेशन बन गई। इन दोनों को यूज करते हैं हम लोग। एक इक्वेशन ये वाली, और एक इक्वेशन ये वाली, इन दोनों को यूज करते हैं। दोनों को प्लस करके देखते हैं क्या होता है। दोनों को जब प्लस करोगे ना तो देखो, ये हाफ कार्बन है और ये हाफ कार्बन है, हाफ हाफ 1 कार्बन हो जाएगा। क्लियर है, ये हाफ CO2 लेफ्ट में है, ये हाफ CO2 राइट में है, कट जाएंगे एक दूसरे से। यहाँ पे हाफ O2 है, हाफ O2 लेफ्ट में बचेगा और एक कार्बन बचेगा, ये हाफ CO2 उड़ जाएंगे। इस इक्वेशन में CO बचेगा केवल। तो जो हमें चाहिए वो बात अपनी बन जाएगी। क्योंकि हमको चाहिए क्या, जो चाहिए हमने वो लिखा था यहाँ पे। हमें चाहिए था CO प्लस हाफ O2। अच्छा, कार्बन सॉलिड नहीं चाहिए हमको, CO चाहिए। CO प्लस हाफ O2 गिव CO2 चाहिए। अच्छा भाई, हमारे दिमाग में तो कार्बन था। CO चाहिए लेफ्ट में, CO2 चाहिए राइट में, ये देखना है। CO चाहिए लेफ्ट में और CO2 चाहिए राइट में। अच्छा, तो CO लेफ्ट में चाहिए ना, तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट वाली में से सेकंड वाली को माइनस कर देते हैं।
कर दें? ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये ए इक्वेशन बन गई और ये बी इक्वेशन बन गई। ए इक्वेशन में से बी इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, क्योंकि सी ओ लेफ्ट राइट में है यहाँ पे और हमें चाहिए लेफ्ट में। हमारा टारगेट इक्वेशन ये है। और सी ओ नहीं कटेगा ना, CO2 कैसे कटेगा? अब तो एक, अरे अभी लेफ्ट राइट में है ना, एक में से दूसरे को माइनस कर रहे हैं तो अपोजिट कर दोगे ना। जो माइनस होती है इक्वेशन वो रिवर्स हो जाती है। भाई हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं ए में से बी को माइनस कर रहे हैं। कर लें? हाफ कार्बन सॉलिड पहली इक्वेशन का, हाफ O2 गैसियस। माइनस पहली इक्वेशन का लेफ्ट साइड देखो, सेकेंड इक्वेशन का हाफ CO2 गैसियस माइनस हाफ कार्बन सॉलिड। अब राइट में भी यही करना पड़ेगा। राइट में देखो क्या क्या, राइट में है आपका हाफ CO2 गैसियस माइनस दूसरे वाले के राइट में है आपका हाफ CO गैसियस, नॉट हाफ। ये है ना। अब देखो हाफ कार्बन सॉलिड और हाफ कार्बन सॉलिड, प्लस और माइनस के हैं, अपोजिट है तो कट जाएंगे। एक साइड में है प्लस माइनस कट जाएगा। अब देखो हाफ O2 ये रहा, हाफ CO2 ये रहा, हाफ CO2 ये रहा। हाफ CO2 ये माइनस का है, अगर आप इस या ये वाला आपका है माइनस का, इसको राइट हैंड में ले जाओ, इसको राइट में ले जाओ, और ये माइनस का है इसको लेफ्ट में ले आओ, CO को लेफ्ट में ले आओ, तो माइनस का है प्लस में हो जाएगा। और ये हाफ O2 तो पड़ा का पड़ा ही है यहाँ पे। अब हमने माइनस हाफ CO2 को राइट में ले जाते हैं, यहाँ हाफ CO2 ऑलरेडी था और इसको राइट में एक और लेके चले आए हम, तो हाफ हाफ करके 1 बन जाएगा। और ये CO गैसियस बन ही गया और इधर हाफ O2 गैसियस बन गया। यही इक्वेशन तो हमें चाहिए था, टारगेट हमारा यही था। देखो CO हाफ O2 और CO2 यही चाहिए था। देख पा रहे हो? सब लोग देख पा रहे हैं? पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दिया। मतलब आपको ध्यान रखना है कि किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है, कोई सेट रूल नहीं है। हमें जो चाहिए उसको ध्यान में रखना है, टारगेट को। टारगेट इक्वेशन पे फोकस करो, बाकी इक्वेशंस में देखो कौन सी चीज़ लेफ्ट में। जैसे टारगेट इक्वेशन हमारी ये बनी थी, तो हमें ये देखना पड़ता है कि भाई ये जो CO है, ये CO आपका है एक मॉलिक्यूल, और हमारे पास जो इक्वेशन दी है वो 2 मॉलिक्यूल है, मतलब इसमें हाफ से तो डिवाइड करना ही करना है। ठीक, तो हाफ से डिवाइड करके बना ली इक्वेशन। अब ये CO चाहिए लेफ्ट में और CO है राइट में हमारी इक्वेशन में, तो टारगेट में लेफ्ट में चाहिए, है राइट में, तो माइनस करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस इक्वेशन के साथ हमें माइनस करना था। ऊपर वाली इक्वेशन को हमने देखा, ऊपर को देखते ही हमें पता लगा कि यहाँ पे CO2 चाहिए हमको गैसियस राइट में। ठीक है भाई, CO2 गैसियस राइट में है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो सेकेंड इक्वेशन में भी हाफ CO2 है, तो हम लोग कैसे इसको मैनेज करेंगे? हमें तो 1 CO2 ही चाहिए, और यहाँ 1 CO2 और इसको पूरे को ऐड कर देते तो हमारे पास हो जाती लगभग 1.5 CO2। हमें चाहिए 1 CO2, तो हाफ CO2 यहाँ से मिली, अगर हाफ CO2 इस इक्वेशन से मिल जाए तो अपनी बात बन जाएगी, क्योंकि हमें 1 CO2 चाहिए। तो इसलिए हमने पहले इक्वेशन को भी हाफ किया, दूसरी को भी हाफ किया, और पहले में दूसरे को माइनस कर दिया। ओके, तो अगर ध्यान से देखो, ध्यान से अगर चीज़ें समझ आने लगेंगी तो आपको ये समझ आएगा कि ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है।
क्या लग रहा है आपको? बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि किस चीज के कंबशन का क्या रिएक्शन लिखना है, कैसे लिखना है, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक। 11th के लेवल पे इक्वेशन आपको गिवन होगा, 11th के लेवल पे आपको इक्वेशन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे कई बार इक्वेशन गिवन नहीं होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? हाँ बस। क्यों नहीं ला सकते? हाँ हाँ। अच्छा, आप कहना चाह रहे हो कि टफ है? आप क्या कहना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, वो थोड़ा सोचना पड़ता है, हाँ वो थोड़ा सोचना पड़ता है, बात उसमें बात आपकी सही है, बिल्कुल, इससे मैं एग्री करूँगी। ठीक है, आगे की एंथैल्पीज दो तीन और कर लें, उसकी डेफिनेशन करनी है, उसमें कैलकुलेशन नहीं करना है। डेफिनेशन समझनी है तो समझ लेते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम कहाँ जा रहे हो? अभी थोड़ी देर बाद तुम पतंग उड़ाना, ठीक है? हाँ, कहीं जाना नहीं है, कल की छुट्टी दे रही हूँ ना, तो आज तो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लो, अभी तो केवल एक कंबशन के क्वेश्चंस हुए हैं, दो चार और एंथैल्पी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से सोचिए और समझिए। फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, टफ कुछ नहीं है। फ्यूजन होता है सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन, और ये होता है आपका बॉइलिंग। सॉलिड टू लिक्विड किस पे जाता है? मेल्टिंग पॉइंट पे। और वेपराइजेशन होता है आपका लिक्विड टू गैस कन्वर्जन, मालूम है आपको? और ये होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट पे। इतनी बात सबको, बेसिक इंफॉर्मेशन सबके पास है ये, ठीक है? अब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है? जब आप किसी 1 मोल सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे और कांस्टेंट प्रेशर पे आप उसको कन्वर्ट करते हो लिक्विड में, तो जितना एंथैल्पी चेंज होगा उसी को हम बोलेंगे क्या? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मतलब एंथैल्पी चेंज इन कन्वर्जन ऑफ 1 मोल सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। एंड कांस्टेंट प्रेशर इनटू लिक्विड। कांस्टेंट प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट पे 1 मोल सॉलिड का कन्वर्जन हो जाए, किसमें? लिक्विड में हो जाए, तो जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा, जो भी एनर्जी चेंज आएगा, उसको हम हीट चेंज आएगा, उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जैसे मान लो H2O लिक्विड, H2O सॉलिड ले लिया तुमने, मतलब आइस ले लिया, और इस आइस को तुम H2O लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, और इसके 1 मोल को कन्वर्ट कर रहे हो इसमें, तो यहाँ पे जो हीट निकलेगी या हीट एब्जॉर्ब होगी, उसको हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। डेल्टा HF ऐसे शो करते हैं फ्यूजन। अच्छा, अभी हमने फॉर्मेशन के लिए F यूज़ किया है, तो इसके लिए F नहीं यूज़ करते, इसके लिए ऐसे लिखते हैं FUS। क्लियर?
अब वेपराइजेशन क्या होगी, वेपराइजेशन में H2O लिक्विड ले लो, एग्जाम्पल है ये, H2O गैस बना दो या वेपर बना दो, स्टीम बना दो, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो लिक्विड टू गैस बन रहा है, तो क्या होगा, इट इज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ conversion of any 1 mole of any liquid to gas at boiling point and constant pressure। प्रेशर कांस्टेंट रखो, टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए उस लिक्विड का वो, और अगर आप 1 मोल लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हो पूरा पूरा गैस में, तो वो कितना एंथैल्पी चेंज शो कर रहा है, उसी को बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, VAP लिखते हैं। ओके, ऐसे ही सब्लिमेशन हो जाएगी, सब्लिमेशन भी इसी पॉइंट पे चलेगी। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में जाता नहीं है। तो अगर हम बात करें तो ये होगा एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल सॉलिड into gas at constant temperature and pressure। ओके है, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, बस प्रोसेस समझना है, सबका 1 मोल लेना है, इतना ध्यान रखना है। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन क्या है, अभी हमने पढ़ा था फेज ट्रांजिशन, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ अपने एक एलोट्रॉप से दूसरे एलोट्रॉप में जाए। जैसे मान लो कार्बन ग्रेफाइट है सपोज, और वो कार्बन डायमंड बना रहा है, तो अगर हम इसके लिए एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन हमें बोलना है, तो हम बोलेंगे इट इज एंथैल्पी चेंज, ध्यान क्या रखना है, जो यूज कर रहे हो वो 1 मोल होना चाहिए। इट इज एंथैल्पी चेंज इन अ प्रोसेस in which 1 mole of an allotrope converted into another allotrope of that element, उसी एलिमेंट के एक एलोट्रॉप से दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्जन होना है, और जो एलोट्रॉप आप ले रहे हो वो 1 मोल होना चाहिए। और फिर लास्ट की कंडीशन वही है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर हो गई बात? 4 पढ़े हमने, एक ट्रांजिशन पढ़ा जिसमें एक एलोट्रोप का 1 मोल लो, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, दूसरे एलोट्रोप में कन्वर्ट करो, जितना एंट्रोपी एंथैल्पी चेंज होगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। एक है वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में 1 मोल सॉलिड ले लो कोई भी, उसको कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट करते हैं हम। वो सीधे अगर गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो जितना भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा वो सीधे गैस में कन्वर्ट होगा, जितना भी एंथैल्पी चेंज होगा सब्लिमेशन। वेपराइजेशन और फ्यूजन में ध्यान रखना है कि एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग 1 मोल सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड कांस्टेंट प्रेशर।
जब वेपोराइजेशन बोलोगे तो मेल्टिंग पॉइंट की जगह डेफिनेशन में बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे 1 मोल लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड कांस्टेंट प्रेशर। ओके, अब नेक्स्ट टर्न पे अपना ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चा पार्टी, बाय बाय, एंजॉय करिए। फिर इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। ठीक, हाँ हाँ।